नमस्कार साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कंपटीशन सेंटर कासगंज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम फिर हिंदी पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो देखते हैं अब तक हमारा जो सिस्टम रहा है वो वर्ण विचार पूर्ण हो चुका है बेटा। वर्ण विचार आपका पूर्ण हो चुका है। यदि इससे कोई संबंधित आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आगे चलते हैं। इसके आगे हमारा सिस्टम रहेगा शब्द विचार। क्या रहेगा दोस्तों? शब्द विचार। देखिए, शब्द विचार में हमको तीन चीज़ पढ़नी है। शब्द, शब्दांश, पद। शब्द, शब्दांश और पद। देखिए, शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं, यहीं पर हम देखेंगे शब्दांश। क्या दोस्तों? शब्दांश। और एक है पद। ठीक है दोस्तों, देखिए शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अथवा इसकी हम दूसरी परिभाषा दे सकते हैं, जैसे वर्णों का वह समूह वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र अवस्था में अर्थवान होता है। ठीक है दोस्तों, तो शब्द की आपके कितनी परिभाषा बनती है बेटा? यहां पर आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो कहेंगे दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। अथवा हम कह सकते हैं वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र अवस्था में अर्थवान होता है। ठीक है दोस्तों, में अर्थवान होता है। जैसे राम, वह, बहुत है। यानी ऐसे शब्द जो जिनका स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है? एक अर्थ होता है। अब हम शब्दांश किसे कहते हैं? शब्दांश। देखिए, शब्दांश क्या होता है? वर्णों का ऐसा समूह
ऐसा समूह जो स्वतंत्र अवस्था में अर्थवान ना हो। यानी वर्णों का ऐसा समूह जो स्वतंत्र अवस्था में अर्थवान ना हो, लेकिन किसी शब्द में आगे या पीछे जुड़ने पर अपना अर्थ बोधित करता है। ठीक है दोस्तों, यानी वर्णों का एक ऐसा समूह जो स्वतंत्र अवस्था में अर्थवान न हो, अर्थात किसी शब्द में आगे से या पीछे से जुड़कर उसमें अपना अर्थ बोधित करे या कहे कि भाई मेरा भी कोई अस्तित्व है। जैसे कि इसका अभी ये स्वतंत्र अवस्था में कोई अर्थ नहीं है। जैसे ही यह किसी शब्द में जुड़ेगा तो शब्द बन जाएगा बेटा अज्ञान। क्या बन गया बेटा? अज्ञान। अब यहां मालूम पड़ा कि हमारा आ का अर्थ है नहीं। क्या है बेटा? नहीं। ठीक है, जिसको ज्ञान नहीं उसे ही तो कहेंगे अज्ञान। हाँ जी, ऐसे ही और भी हैं। तो हमारे शब्दांश जो देखिएगा कितने प्रकार के होते हैं बेटा? शब्दांश आपके दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के? दो। आप सब लोग जानते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय। प्रत्यय, ठीक है दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय, ये हैं आपके दो शब्दांश। अब देखिए, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? शब्द। तो हम शब्द पर ध्यान देंगे। अभी हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बारे में बाद में। ठीक है, वैसे आप लोग सभी जानते हैं थोड़ा बहुत उपसर्ग क्या होते हैं। यानी ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में या आदि में, आदि का अर्थ भी क्या होता है बेटा? पहले। ठीक है, तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले या पूर्व में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित करते हैं या परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में या बाद में या पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित करते हैं या परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, क्या समझे? उपसर्ग क्या होंगे? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले या पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं या परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। हाँ जी, उपसर्ग क्या होते हैं? जो पूर्व में, जो पूर्व में का मतलब पहले। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय बाद में या पीछे, ठीक है, जुड़ते हैं
क्या कहलाते हैं? उपसर्ग ये रहेंगे, ये प्रत्यय रहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग इस तरह से भी जान सकते हैं उ, और किससे स्टार्ट है ये बेटा? प से। तो आपको मालूम होगा कि वर्णमाला में उ पहले आता है या प है? उ जब पहले आता है तो उपसर्ग पहले जुड़ेंगे, प बाद में आता है तो बाद में जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। अभी हमारा अजी शब्द विचार चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और समझेंगे। देखिए दोस्तों, क्या पद, पद क्या है? देखिए पद है क्या? जैसे आप लोग जैसे सड़क पर घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं? सड़क पर। तो कोई आपसे क्या कह देता है, ए लड़के या ये लड़की, हाँ कहाँ जा रहे हो? तो उस समय आपका एक ही अर्थ है, अर्थात आप उस समय क्या हैं? शब्द हैं, लड़का या लड़की ही कहे जाएंगे। लेकिन जब आप अपने परिवार में, कहाँ? परिवार में जब पहुंच जाते हैं तो उस समय आपके पास एक पद होता है। क्या होता है बेटा? पद। जैसे कोई आपको भाई कहेगा, कोई बेटा कहेगा, हाँ क्या? हाँ, कोई पति कहेगा, और कोई जीजा भी कह सकता है, कोई साला भी कह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वहां आपको क्या मिल गया? एक पद। क्यों? क्योंकि आप उस परिवार का अंग या हिस्सा बन गए। ठीक उसी प्रकार से जब कोई शब्द स्वतंत्र अवस्था में न रहकर किसी वाक्य का अंग बन जाता है, या हम ऐसे कह सकते हैं वाक्य में प्रयोग हो जाता है। जब किसी वाक्य का अंग बन जाता है तब वह शब्द पद कहलाता है। समझे दोस्तों? यानी जब कोई शब्द स्वतंत्र अवस्था में न रहकर किसी वाक्य का अंग बन जाए तब वह शब्द पद कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पद। ठीक है ना? जैसे कि अभी ये लिखा है हमने, क्या? राम। क्या लिख दिया दोस्तों? राम। तो अभी यह क्या है? स्वतंत्र अवस्था में अकेला है, तो यह आपका शब्द है। लेकिन जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए, जैसे कि सीता राम के साथ वन गई, सीता राम के साथ वन गई, तो यहां पर अब ये राम जो शब्द है वो आपका पद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? पद। आई बात समझ में? चलिए तो हम लौट के चलते हैं बेटा अपने उसी टॉपिक पर। किस पर? शब्द पर। किस पर चलेंगे? शब्द पर। हटा देते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने शब्द की परिभाषा पढ़ी है, शब्द कहते किसे? वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र अवस्था में अर्थवान होता है शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शब्द। देखिए शब्दों का
वर्गीकरण। देखिए शब्दों का जो वर्गीकरण है 4 स्तरों पर या 4 आधारों पर किया जाता है। कितने पर? 4। देखिए जैसे कि आप लोग खुद जानते हैं, आपके जो देश की या प्रदेश की जो जनसंख्या है, क्या है दोस्तों? जनसंख्या, उसको आप अलग अलग आधार से या अलग अलग तरीके से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि लिंग के आधार पर तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अलग अलग करेंगे। उन्हीं लोगों का वर्गीकरण आप लोग निवास स्थान के आधार पर कर सकते हैं, जैसे कि ग्रामीण और शहरी। उन्हीं लोगों का वर्गीकरण आप लोग साक्षरता के आधार पर करेंगे, साक्षर और निरक्षर। हाँ जी, ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो शब्दों का वर्गीकरण करते हैं वो 4 स्तरों पर करेंगे। कितने स्तरों पर दोस्तों? 4। नंबर 1 रहेगा रचना। देखिए रचना ना हो तो रचना को ही आप लोग यहां कहेंगे बेटा बनावट। अब बनावट भी ना हो तो आप उसी को कहेंगे बेटा व्युत्पत्ति। और ये भी ना हो तो आप कह सकते हैं बेटा संरचना के आधार पर। देखिए दोस्तों, रचना, बनावट, बनावट ना हो तो व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति ना हो तो संरचना। सभी शब्दों का एक ही मतलब होगा, अर्थात यह वर्ण या यह शब्द कैसे बना, किससे मिलकर बना है, हाँ जी, वो होगा आपका रचना के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण होगा बेटा, हाँ जी, दूसरा जो वर्गीकरण होगा वो रहेगा आपका अर्थ के आधार पर। तीसरा रहेगा आपका उत्पत्ति, और ये उत्पत्ति ना हो तो इसी को आप लोग कह सकते हैं बेटा स्रोत के आधार पर। प्रयोग, देखिए प्रयोग ना हो तो परिवर्तन, परिवर्तन भी ना हो तो रूपांतरण, ये भी ना हो तो विकार के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो हम शब्दों को 4 तरीके से डिवाइड करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। जैसा कि रचना के आधार पर, आखिर ये बना किससे था, किस किस चीज़ से मिलकर बना है। अर्थ के आधार पर इसका कैसा अर्थ रहता है, अर्थात ये कैसा होता है, भाई अनेकार्थी होता है या एकार्थी होता है, क्या होता है, आप लोग देखेंगे उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, अर्थात इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से, किस स्थान से। देखिए उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में यही अंतर है कि उत्पत्ति होता है कि किस से, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका जन्म हुआ है, और व्युत्पत्ति किस चीज से मिलकर बना है, ये किस चीज से। हाँ जी, जैसे कि आप अपने मोबाइल ले लीजिएगा, हाँ जी, उत्पत्ति का मतलब है कि ये कहाँ से बना, भाई मेड इन चाइना है या इंडिया है, क्या है। और व्युत्पत्ति का मतलब इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, इनके पार्ट कैसे कैसे बने हैं, तो इसके आधार पर ये रहेगा व्युत्पत्ति और ये रहेगा उत्पत्ति। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रयोग
परिवर्तन, रूपांतरण, विकार के आधार पर, देखिए विकार के आधार पर कहिएगा या रूपांतरण के आधार पर कहिएगा या परिवर्तन के आधार पर कहिएगा, ये सभी एक ही बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम वर्गीकरण देखते हैं रचना, बनावट, व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। हाँ जी, ये सब एक ही बात है। चलेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा रचना, बनावट, व्युत्पत्ति, संरचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, देखिए रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। देखिए रचना के आधार पर शब्द आपके जो बताए गए हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के। नंबर 1 ऋण शब्द। देखिए ऋण को ही आप लोग मूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? मूल शब्द। ठीक है, और दूसरा रहेगा आपका यौगिक शब्द। और दोस्तों दिखाई दे रहा है ना इधर? हाँ जी। और तीसरा रहेगा आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों, योग रूढ़। क्या लिखा है उधर? योग रूढ़। देखिए रूढ़ शब्द, रूढ़ को ही कहिए आप लोग मूल शब्द, यौगिक शब्द योग ऋण शब्द। देखिए सबसे पहले हम लोग हाँ जी ऋण शब्द के बारे में समझते हैं। किसके बारे में बेटा? ऋण। देखिए ऋण शब्द क्या होते हैं? हाँ, जब किसी शब्द को तोड़ने पर या विभाजित करने पर कोई भी खंड अर्थवान प्राप्त ना हो। क्या हो दोस्तों? अर्थवान प्राप्त ना हो। यदि हम किसी शब्द को तोड़ते हैं 2 भागों में तो एक भी खंड अर्थवान प्राप्त ना हो। या हम ऐसे कह सकते हैं ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति, या हम ऐसे कहेंगे सॉरी, ऐसे शब्द जिनका निर्माण सीधे वर्णों की सहायता से होता है। किससे होता है दोस्तों? वर्णों की सहायता से, जिनमें किसी शब्द का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, तो लास्ट आप परिभाषा इसकी क्या बनाएंगे बेटा? वे शब्द जो वर्णों से बने होते हैं शब्द से नहीं। ठीक है, या हम दूसरी परिभाषा इसकी दे सकते हैं दोस्तों, अथवा में दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी, अथवा।
वे शब्द जिन्हें विभाजित करने पर वर्णों की प्राप्ति होती है, कोई भी खंड अर्थवान न हो। ठीक है दोस्तों, कोई भी खंड अर्थवान न हो। अब उदाहरण यदि देखेंगे तो देखिए, जैसे घोड़ा, तो घोड़ा को जब आप दो भागों में तोड़ेंगे तो एक तरफ आपको घो प्राप्त होगा और दूसरी तरफ ड़ा। ना तो घो का कोई अर्थ है, ना तो ड़ा का कोई अर्थ है। चलिए, थोड़ा ज़्यादा पेज की आवश्यकता है बेटा। ऐसे ही आप लोग कोई और भी शब्द ले सकते हैं, जैसे हाथी। अब हाथी में हा छिपा हुआ बेटा और थी, ना तो हा का कोई अर्थ है ना थी का। अब कुछ लोग कह रहे होंगे जैसे कि सर नमक, इसको हम लोग तोड़े तो एक तरफ नम प्राप्त होगा हमको, एक तरफ का प्राप्त होगा कि नम का तो अर्थ होता है सब। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नम का अर्थ यहाँ है क्या भाई? नम यदि आप मान रहे हैं नम का अर्थ, मान लो आज एक थोड़ा हल्का सा गीला माना जाता है, तो क्या यहाँ नमक का अर्थ, नमक में जो नम है वो है? नहीं है ना। हाँ जी, तो इसीलिए इसे को आप, हाँ जी, नमक में ऐसा नहीं लग रहा है कहीं से कि इसमें कोई अन्य शब्द या अन्य शब्दांश कोई जोड़ा गया हो, ऐसा नहीं है। अभी हम इसको यौगिक को क्लियर करते हैं तो और जल्दी से इसको क्लियर कर लेंगे, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ये शब्द मूल होते हैं, ये किसी के योग से नहीं बनते बेटा। जब भी बनते हैं ये वर्णों से बनते हैं सीधे सीधे, इनमें कोई दूसरा शब्द नहीं जोड़ा जाता है। जैसा कि अभी देखिएगा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य दूसरा शब्द जोड़कर बने होते हैं। क्या समझे बेटा? ऐसे शब्द जो किसी शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय या अन्य दूसरा शब्द जोड़कर बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी आप लोग देखिए, फिर से आप इसकी दूसरी परिभाषा ले सकते हैं, अथवा। अथवा वे शब्द जिनको विभाजित करने पर कम से कम एक खंड सार्थक प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऐसे शब्द जो या जिनको विभाजित करने पर, तोड़ने पर कम से कम एक खंड या एक भाग
अर्थवान प्राप्त होता है उसे ही आप क्या कहेंगे दोस्तों, यौगिक शब्द। यौगिक, देखिए यौगिक का मतलब जुड़कर, दो शब्दों को जोड़ा या एक शब्द में कोई शब्दांश जोड़ दिया, चाहे आगे से चाहे पीछे से, तो वही क्या है आपका यौगिक शब्द। जैसे कि हाँ जी, रेल गाड़ी। अब आप लोग रेलगाड़ी को हाँ जी यदि अलग अलग तोड़ेंगे बेटा, तो एक तरफ क्या होगा प्राप्त हमको रेल, और एक तरफ क्या होगा बेटा गाड़ी। ठीक है, ऐसे ही हमने कह दिया सुपुत्र। सुपुत्र, भाई मूल शब्द क्या होता है आपका, क्या होता है बेटा, पुत्र। क्या जुड़ा है, सु। अब आपने देखा यहां पुत्र है, तो पुत्र का अर्थ वही बेटा होता है या नहीं होता, यहां भी तो पुत्र का अर्थ प्रदर्शित हो रहा है आपको, हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा कि यहां नम का अर्थ यहां हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था ना, लेकिन यहां हमको वह अर्थ प्राप्त हो रहा है। जैसे और भी आगे बढ़ेंगे हम लोग, जैसे कुछ लोग कह देते हैं अच्छाई। क्या कह देते बेटा, अच्छाई या भलाई, बुराई। तो देखिए अच्छाई में आपने देखा अच्छा है, और क्या है आई, तो अच्छा शब्द, भाई इसमें अच्छा, अच्छा का मतलब क्या होता है, अजी बहुत ही अच्छा कहिएगा, कोई ऐसे कहिए कोई क्वालिटी है ये, और यहाँ भी तो उसमें क्वालिटी ही है। भाई अच्छा शब्द यहाँ है, वही अर्थ अपना यहाँ बोधित कर रहा है या नहीं। तो ऐसे ही हम लोग और भी उदाहरण दे सकते हैं। देखिए दूध वाला, दूध वाला है, ऐसे ही लकड़हारा। तो ये होते हैं आपके यौगिक, अर्थात जो जुड़कर शब्द बनते हैं, और ये आपके क्या होते हैं बेटा, मूल अर्थात रूढ़ शब्द। हाँ जी, ये केवल और केवल एक ही अर्थ के लिए जाने जाते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, नमक, गधा, हाँ कमल, ये सभी क्या हैं आपके रूढ़ हैं। अब बात आती है बेटा योग रूढ़। देखिए जैसा कि शब्द बना हुआ है योग रूढ़, योग का मतलब जुड़ना और रूढ़ का मतलब मूल, अर्थात ऐसे शब्द, वे शब्द कहिए जो यौगिक शब्दों की भांति बने होते हैं, यौगिक शब्दों की भांति बने होते हैं। कैसे बनते हैं बेटा, यौगिक शब्दों की भांति। दिखाई तो हमको यही देंगे कि ये भी यौगिक ही हैं, यही दिखाई देंगे हमको कि ये भी शब्द हमारे योग जो शब्द हैं वो हमको ऐसे ही लगेंगे कि यौगिक शब्द हैं। अर्थात इनको जब भी तोड़ेंगे तो कम से कम आपको एक खंड अवश्य अर्थवान प्राप्त होगा, या आप कह सकते हैं एक शब्द प्राप्त होगा। हो सकता है उसके साथ उपसर्ग प्राप्त हो जाए, हो सकता है उसके साथ प्रत्यय लगा हुआ हो सकता है कोई दूसरा शब्द लगा हुआ हो। ठीक है, हाँ जी। लेकिन आप लोग फिर अंतर क्या होता है सर इन दोनों में, तो इनमें अंतर क्या होता है बेटा, देखिए लेकिन ये शब्द योग होने के बाद ऋण अर्थात मूल, या ये कैसे कहिएगा विशेष अर्थ देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी योग रूढ़ शब्द क्या होंगे, वे शब्द जो यौगिक शब्दों की भांति बने होते हैं, लेकिन ये शब्द योग होने के बाद अपना रूढ़ या मूल अर्थ दे देते हैं, या एक विशेष अर्थ की तरफ इशारा कर देते हैं। जैसा कि आप लोग आगे पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है बेटा, जब दो पद जुड़ तो जाते हैं
दो पद जुड़ते हैं, दो शब्द जुड़ते हैं, लेकिन वो किसी तीसरे का बोध करा देते हैं, एक ऋण, एक प्रसिद्ध, एक अपना अलग अर्थ दे देते हैं। वही शब्द है ये बेटा योग ऋण। जैसा कि आपने कहा पीतांबर, क्या कहा बेटा? पीतांबर। एक मिनट, देखिए पीतांबर, पीतांबर शब्द को आपने तोड़ा तो एक तरफ हमको क्या प्राप्त हुआ बेटा? पीत और अंबर। देखिए पीत का अर्थ होता है बेटा पीले, और अंबर का अर्थ होता है यहां पर बेटा वस्त्र, अर्थात पीले वस्त्र वाला पीतांबर। और पीतांबर यहां पर देखिए दो शब्दों को जोड़ा आपने, पीत और अंबर को जोड़ा, जोड़ करके यौगिक तो बना, ये शब्द यौगिक बन गया, लेकिन यौगिक अपनी जगह टिका नहीं रहा। उसके बाद तुरंत ही इसने दूसरा अर्थ दे दिया बेटा। किसके लिए जाना जाता है अजी? श्री कृष्ण। किसके लिए? श्री कृष्ण। तो यही पीतांबर शब्द अब योग ऋण कहा जाएगा, अर्थात योग होने के बाद भी यह ऋण हो गया। जैसे आप देखें एक कुत्ते के पूंछ को कहा जाता है कि भैया 12 वर्ष फूकने में बंद रखा था, लेकिन जब उसको निकाला तो क्या प्राप्त हुआ? हमको पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी प्राप्त हुई। अर्थात यहां दो शब्दों को जोड़ा, जोड़ने में इतनी आपने मेहनत की, इसको यौगिक बनाया, लेकिन योग होने के बाद फिर से यह क्या हो गया? ऋण हो गया। वही है बेटा योग ऋण। क्या है बेटा? योग ऋण। जैसे कि एक और उदाहरण देते हैं हम लोग, पंकज। क्या है बेटा? पंकज। यदि हम इनको तोड़ेंगे तो हमको एक तरफ क्या प्राप्त होगा बेटा? पंक और ज। तो देखिए पंक का अर्थ क्या होता है बेटा? कीचड़। ज माने जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्मा हुआ या कीचड़ में जन्म लेने वाला, उसको कहते हैं आप लोग पंकज। और पंकज पंकज नहीं रहा, पंकज क्या बन गया बेटा? कमल। योग हुआ दो, भाई देखिए यहां योग तो हुआ, एक अर्थवान शब्द के साथ एक प्रत्यय जोड़ा तो गया, जोड़ने के बाद यह यौगिक बना, लेकिन यौगिक बनते ही यह एक विशेष अर्थ दे दिया इसने। क्या दे दिया बेटा? कमल। तो यही है आपका क्या है बेटा? योग रूढ़ शब्द। पंकज आपका कैसा रहेगा? योग रूढ़ शब्द रहेगा। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे कि चारपाई। क्या होगा बेटा? चारपाई। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने चार बोला और पाई बोला, भाई दिखाई तो हमको इसकी भांति दे रहा है, यौगिक की भांति। क्यों? क्योंकि आपने देखा इसमें चार जोड़ा गया और पाई, चार पैर वाली, अर्थात चार पैर वाली। चार पैर वाली तो भाई बहुत चीजें होती हैं, है? चार पैर वाली, उसको आपने क्या कह दिया? चार पाई। चार पाई देखिए तुरंत ही यहाँ एक विशेष अर्थ देता है। देखिए कुर्सी भी चार पैर वाली होती है, भैंस भी चार पैर वाली होती है, मेज भी चार पैर वाली होती है, बहुत चीजें हैं जो चार पैर वाली होती हैं। क्या आप सबको चार पाई कहते? नहीं कहते ना। उसको कहते हैं आप लोग, गांव में हमारे तो कहते थे भैया खटिया। क्या कहते हैं? खटिया। हाजी, जब भी आप बच्चे से कहिए लाला चार पाई उठा लाओ, तो वो आपको कभी तख्त उठा के ला के नहीं देगा, कुर्सी उठा के नहीं देगा, क्या देगा बेटा? खटिया। तो चार पाई का यहां एक विशेष अर्थ हो गया, एक ऋण अर्थ हो गया। तो यही चार पाई शब्द आपका यौगिक तो था, लेकिन योग होने के बाद इसने अपना एक विशेष अर्थ दे दिया। तो यही है बेटा आपका क्या है बेटा? योग ऋण शब्द। आगे हम और भी तो उदाहरण दे सकते हैं, बहुत से उदाहरण हैं, उदाहरणों का भंडार है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, बनावट या रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, तो देखिए आज आपने रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखा था। हाँ जी, समझ में ना आए तो आप लोग हाँ जी कमेंट में लिख सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं,
और यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।